जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विशेष सामान्य हिंदी का कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो वार्षिक परीक्षा में इसी तरह के जो प्रश्न हैं आपके एनुअल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों के। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उससे पहले हमने आपके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी क्रम में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, परीक्षा गुरु के रचयिता हैं प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, श्रीनिवास दास। तो यहाँ पर परीक्षा गुरु उपन्यास के रचयिता कौन है? तो उसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगर हम लोग ऑप्शन से मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण, रत्नागर, तुलसीदास, मैथिली, शरणगुप्त। तो शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण। कौन है? भूषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा है सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीदुलास के लेखक हैं। क्या है? चीदुलास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहन राकेश। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। ऑप्शन दिए गए थे यशपाल, नगेंद्र, मुक्तिबोध, अज्ञे। तो अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं अज्ञे। कौन है? अज्ञे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य था? तो निम्नलिखित में से कौन रामानंद का शिष्य था? कबीरदास, नानक, मलूकदास, रविदास। तो यहाँ पर जो रामानंद के शिष्य थे वो थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, रामचरित मानस के रचयिता हैं। तो रामचरित मानस के रचयिता हैं तुलसीदास, सूरदास, रविदास, कबीरदास। तो रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तो रामचरित मानस के रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारेहिन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री। तो यहाँ पर बाला बोधनी पत्रिका के जो संपादक थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अतिचार रचना के संपादक हैं। तो अतिचार रचना के संपादक हैं बालमुकुंद गुप्त, मुनिजिन विजय, किशोरीलाल गोस्वामी, नाभादास। तो अतिचार रचना के संपादक कौन है? तो वो हैं मुनिजिन मुनिजिन विजय। कौन है? मुनिजिन विजय हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आपका मुनिजिन विजय। इसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हैं। तो राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित हैं राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित कौन है? तो उससे विभूषित हैं जो है आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो है उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा।
तो पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमको 5-5 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जो हमारे इतिहास से होते हैं, यानी कि हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें आपसे कहा गया है गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इसके सबके पहले धर्म की ही उन्नत करना उचित है। देखो अंग्रेजी की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनके दिन और दिन कैसे उन्नत हो रही है। तो यहाँ पर इस तरह का जो है आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है। उस गद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न होता है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। पाठ का नाम क्या है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती। क्या पाठ का नाम है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, ये इसके पाठ का नाम है। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अंग्रेजों की धर्म नीतियां किससे जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं सिंपल होते हैं, इन्हीं से आप ढूंढ ढूंढ के लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। देखो पैसेज का मतलब यही होता है, गद्यांश का मतलब यही, गद्यांश आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो है उनके क्वेश्चंस जो है उन्हीं से ढूंढकर लिखने होते हैं। ठीक है, अथवा करके आपको दूसरा गद्यांश दिया जाता है। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला अथवा वाला कर सकते हैं। जैसे प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। तो इस तरह आपको जो है पूरा गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, गद्यांश पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद जो है आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम क्या हो जाएगा? तो पाठ का नाम हो जाएगा आपका आचरण की सभ्यता। क्या हो जाएगा? आचरण की सभ्यता जो है पाठ का नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो इसके लेखक हो जाएंगे, लेखक कौन हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे सरदार पूर्ण सिंह। कौन हो जाएंगे? सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेनी है। जीवन का तत्व किससे परे है? सच्चा आचरण किससे युक्त होता है? आचरण का रूप कैसे प्रत्यक्ष होता है? देखो यहाँ पर मंद मंद चोटों की तरह आचरण का जो है रूप प्रत्यक्ष होता है। तो यहीं पर सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कह बिरहन को मीच दे, कह आपा दिखलाई, आठ पहर का दांचड़ा मुँह पे सहा न जाई, कबीर से इस पूदर की काजल दिया न जाए, नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। तो इस तरह का यहाँ पर आपको जो है पद्यांश दिया जाएगा आपके पद्यखंड से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होता है वो होता है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। तो पाठ का तो नाम है क्या है? इसका जो शीर्षक है वो है साखी, और जो कवि है वो है कबीरदास। ठीक है, सिंपल है। रेखांकित अंश की आपको व्याख्या कर लेनी है, और नीचे दिए गए प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इसी से ढूंढ कर लिख देने हैं। अथवा में आपको दूसरा पद्यांश दिया गया है। ठीक है, उस पद्यांश को आपको पढ़ना है, और इसमें प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा और सही आएगा उसका हम आंसर पिन कर देंगे। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। विधाता ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया है? भारत ने किस रूप में जन्म लिया है? श्री राम भारत के विषय में क्या वर्णन कर रहे हैं? ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द जो है सीमा अधिकतम 80 शब्द है। लेखकों के नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये तीनों लेखक जो इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से कोई दो का याद कर लीजिए, एक आपका 100% इसी से फंस जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इसी में खा निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा जो है अधिकतम 80 शब्द है। संत कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि भूषण, तीन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो तीनों में से आप जो है दो के किसी के, संत कबीरदास और महा तुलसीदास, दोनों लोगों को याद कर लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब आपके जिले में जो भी कहानी चलती हो, जो भी हो, उसके आधार पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में आता है क्वेश्चन नंबर 7,
स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द है। यानी कि आपके में 2 नाटक होंगे, आपका जो भी जिला पड़ता हो, सब जिलों में अलग-अलग नाटक होते हैं, तो आपके में जो भी नाटक पड़ता है, उसको आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न बनने का तरीका यही रहेगा, आन का मान नाटक के आधार पर औरंगजेब का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा आन आन का मान नाटक की मूल भावना पर प्रकाश डालिए, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा खंड खा। तो खंड खा में देखिए क्या कहा गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है? तो आपको 2 संस्कृत गद्यांश, ठीक है, दिए जाएंगे। दोनों संस्कृत गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसी प्रकार इसी के खा पार्ट में, दूसरे पार्ट में निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए जाते हैं, दोनों श्लोक में से किसी एक श्लोक का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना होता है, जिसमें ये श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा हिंदी में भी, ठीक है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 का निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला है अंधी के हाथ बटेर। तो इसका मतलब क्या है, बिना परिश्रम किए अच्छी वस्तु मिल जाना, ठीक है, सिंपल है। इसके बाद है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यानी कि किसी दूसरे को देखकर ही दूसरा रंग बदलता है, ठीक है। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख, उल्टी गंगा बहाना, मतलब कि जो है नियम के विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका खा आ जाता है महेश्वर का संधि विच्छेद है। तो महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ईश्वर, क्या होगा, महाधन ईश्वरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यद्यपि का संधि विच्छेद है। तो यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शब्द युग्मों में से किसी एक शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखिए। पहला है अन्य और अन्य। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्न का अर्थ होता है दूसरा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको 4 दिए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया अनाज, और दूसरा भोजन और अनेक, बेकार और दूसरा, और गेहूं और वह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला अनाज और दूसरा। नेक्स्ट है अनल और अनिल। क्या है, अनर और अनिल। तो अनल का मतलब होता है अग्नि या फिर आग, और अनिल का अर्थ होता है वायु या फिर हवा। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए दूध और दही, हवा और पानी, जल और आग, आग और हवा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला आग और हवा। इसके बाद नेक्स्ट है नामाभ्याम किस विभक्ति और वचन का रूप है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए प्रथमा विभक्ति द्विवचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति द्विवचन। क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति द्विवचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है। तो हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है एक पक्षी, सूर्य, हंसना और आत्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हंसना। क्या हो जाएगा, हंसना। यहाँ पर जो है हंस शब्द का सही अर्थ नहीं है। इसके बाद किसी एक वाक्य को आपको शुद्ध करके लिखना है। तुम तो कुर्सी में बैठे हो, प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, क्या वह अपनी परीक्षा दी, खड़क एक उपयोगी अस्त्र है। तो यहाँ पर इनके सारे आंसर जो एक एक करके आपको जो इसमें से जो करेक्ट आंसर आ रहा है, यानी कि जो भी आप इसमें शुद्ध कर पा रहे हो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जिसका आंसर पहले आएगा उसका आंसर हम पिन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है अधिक निरर्थक बोलने वाले के लिए शब्द है वाचाल, मितभाषी, वक्ता, विदुर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाचाल। क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वाचाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण और उदाहरण दीजिए। इसके बाद है दोहा अथवा चौपाई छंद उदाहरण, लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसी में आपका 13वां है किसी विद्यालय में प्रवक्ता पद हेतु अपने जिला विद्यालय निरीक्षक को आवेदन पत्र लिखिए।
अथवा 25 मार्च के नव भारत टाइम्स में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर टैगोर इंटर कॉलेज फैजाबाद यूपी के व्यवस्थापक के नाम कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए आवेदन पत्र दीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं, जो भी आपको आता हो। और इसके बाद ही हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा, राष्ट्र के विकास में युवा पीढ़ी का योगदान, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप, श्रम का महत्व नर हो न निराश करो मन को। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का जो है आपका क्लास 11 का ईयरली क्वेश्चन पेपर जो है इस पैटर्न पर आएगा। तो इसी पैटर्न पर जो है आप लोग अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।